गाड़ी में अगर आप बैठिए, गाड़ी में कोई भी गाना चलाइए तो मन में एक ही गाना चलता है, तेरा तन डोले मेरा मन डोले। तो ये क्या स्थिति है, इसको ज़रा बताइए? थोड़ा सा रोड को देख करके तकलीफ तो होती है। लोग ये कहते हैं क्योंकि प्रत्याशी को लेकर बड़ी सरगर्मी रही और सलवन सबसे ज़्यादा चर्चा में था, 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया था और कुछ लोग कह रहे थे जगदीश प्रसाद जी तो भैया यहाँ कोई जानता नहीं उन्हें। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि देश की आत्मा गाँव में बसती है। तो आत्मा को आप देख रहे हैं, क्या मन में क्या विचार आता है? विधायक बन गए तो खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा इस विधानसभा से, ताकि लोग देख सकें कि दूसरे विधानसभा में भी गरीबी दूर हो सकता है। और अगर मैं डायरेक्टर जनरल उस समय होता तो इस देश में कोरोना भी नहीं आता। अब तो ये बीजेपी की जो सारी सिस्टम है ना, वो गलत है। क्या लगता है आपको यहाँ पर किससे फाइट मिल रही है? आपको क्या लग रहा है, आप जब गाँव-गाँव जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, माहौल को देख रहे हैं, किससे फाइट है? बीजेपी या फिर कांग्रेस या बसपा? जेपी नड्डा से भी आपकी कभी बनी नहीं। एक जुनून है कि हम कुछ लोगों के लिए कर दें। एक अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ये आखिरी सवाल पूछे क्योंकि ये सब जानना चाहते हैं। आप विधायक बनने की रेस में हैं, विधानसभा प्रत्याशी हैं सलोन से। तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा इस विधानसभा के लिए? पार्टी का तो अलग मैनिफेस्टो होता है, पार्टी तो अपना निकालती है। एक विधानसभा प्रत्याशी जो होता है, जो मैदान में उतरता है, तो ये सोचता है कि हम क्या-क्या इस जनता के लिए करेंगे। हम इस वक्त सलोन विधानसभा में मौजूद हैं और सलोन विधानसभा इस वक्त बहुत चर्चित है क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा प्रत्याशी आया है समाजवादी पार्टी से जिसने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। बहुजन के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, सफदरजंग में रहे हैं, डॉक्टर हैं और एम्स में भी रहे हैं और डीजी भी रह चुके हैं, बहुत सारे बड़े पदों पर रहे हैं। इस बीच वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे उनका चुनावी ये सफ़र कैसा है। क्योंकि एक डॉक्टर जो कहा जाता है कि भगवान के बाद दूसरा सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, जो इंसान की जान बचाता है, दूसरा भगवान कहते हैं उसे। जगदीश प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जगदीश जी, चुनावी सफ़र पे इस वक्त है आप एम्स में भी रहे, सफदरजंग में भी रहे, बड़े बड़े लोगों का आपने इलाज किया, हार्ट के बड़े सर्जन आप माने जाते हैं। चुनावी सफ़र आपका कैसा लग रहा है? आप गाँव गाँव जा रहे हैं, लोगों से मिलने, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लग रहा है कि मैंने नौकरी इतना दिन क्यों किया, पहले क्यों नहीं छोड़ दिया इन गरीबों के मदद करने के लिए। पहले ही छोड़ देना चाहिए था। गरीबी की हालत देख करके और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का देखते हैं बच्चों की हालत, कुपोषक और गरीबी, एकदम अशिक्षित लोग, स्वास्थ्य की कमी, तो दिल दहल जाता है। तो मैं एक्चुअली अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक ऐसा मौका दिया कि अब मैं इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो ये अपने मन की, हमारी अपनी संतुष्टि होगी अगर मैं इन लोगों को कुछ कर सकूं। तो एक मुझे सुकून मिल रहा है। रास्ता कठिन है, तकलीफ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक विधायक क्या कर सकता है वो मैं बताना चाहता हूं लोगों को। अगर सब सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। नहीं तो आप गांव-गांव जा रहे हैं, काफ़ी तकलीफ, क्योंकि आप तो एम्स में भी रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं और बड़े-बड़े पदों पर आप रहे हैं। आपने ये लाइफ नहीं देखी होगी कभी, ये लाइफ स्टाइल जो अब गांव की होती है। गांव में सड़कें बिल्कुल बदहाल हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम भी पीछे-पीछे आ रहे थे, हमने देखा जहाँ-जहाँ आप रैलियाँ कर रहे थे, जहाँ-जहाँ सभा कर रहे थे, वहाँ हमने देखे पहुँचने में वहाँ पर, यानी गाड़ी में अगर आप बैठिए, गाड़ी में कोई भी गाना चलाइए तो मन में एक ही गाना चलता है, तेरा तन डोले मेरा मन डोले। तो ये क्या स्थिति है, इसको ज़रा बताइए? स्थिति कुछ नहीं है। मैंने बच्चों को ही कह दिया था कि देखो बेटा, मैं तो एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा हूँ। तो समझो कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और एग्ज़ाम में मैं 18 घंटा पढ़ता था। तो मैं 18 घंटा काम कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत की बात है। और यहाँ तक कि जो आप बोल रहे हैं कि यह सच है ज़रूर, लेकिन मैंने बचपन में गरीबी देखी है, तो इसलिए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं गांव में घूम रहा हूँ, रोडें ख़राब है। थोड़ा सा रोड को देख करके तकलीफ़ तो होती है, लेकिन एक जो रियल हमारे भारत की दशा है उसको अब देखने को मिल रहा है कि ऐसा भी है। और महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि देश की आत्मा गांव में बसती है। तो आत्मा को आप देख रहे हैं, क्या मन में क्या विचार आता है कि जैसा आपने पहले ही कहा कि मैं राजनीति में पहले आना चाह रहा था, पहले से चीजें ठीक करना चाह रहा था, आना नहीं बहुत चाह रहा था, आज जाता तो अच्छा होता। तो क्योंकि क्या अच्छा हो जाता? अच्छा हो जाता है कि पता नहीं। अब देखिए, अब ऐसा है कि हर चीज़ का एक समय होता है और इतना जो दशा देख रहे हैं, आप 2022 है, अगर 2017 में आता तो अब तक मैं स्थिति को चेंज कर देता कम्प्लीटली। अब मुझे चेंज करने में 2024 तक वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ।
और कोई बात नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता था। पॉलिटिक्स में तो आ गया मतलब मैं तो घूम रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इस राह से कैसे निकाला जाए, इसी मन से घूम रहा था 6 महीने से, और यहाँ पर आ गया। तो ये जो अभी जो आप सफ़र बोल रहे हैं, जो हमारा चल रहा है, एक जुनून है कि हम कुछ लोगों के लिए कर दें। एक अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। नहीं, तो अब आप पॉलिटिकल सवाल पे आ जाते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं। क्या लगता है आपको यहाँ पर किससे फाइट मिल रही है? आपको क्या लग रहा है, आप जब गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, माहौल को देख रहे हैं, किससे फाइट है? बीजेपी या फिर कांग्रेस या बसपा? मुझे तो नहीं लगता कि मैं किसी से फाइट कर रहा हूँ, क्योंकि सबका हालत ख़राब है। मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि इतना घुमा हूँ मैं, पहली बार आज एक बीजेपी का झंडा देखा। तो और मतलब अभी तक किसी मतलब गांव में या कहीं भी लोगों ने से मैं तो मेरा जो नब्ज पकड़ा, जैसे हम लोग किसी का बीमारी को देखते हैं कि उसका हार्ट अटैक हुआ कि नहीं, तो उसको हम पल्स रेट काउंट करते हैं, समझे कि नहीं। तो जब मैं गांव में गया तो मैं सबसे गरीब आदमी को पकड़ा, जो जिसको कोई सूद बूद नहीं है, समझे कि नहीं। खाना खाया, शाम को दारू पी लिया, सो गया। तो हमने ऐसे ही गांव में बोला कि भाई ये बताओ बाबा कि आप किसको वोट देने वाले हो? तो कहा कि साइकिल को। मैंने कहा साइकिल तो छोड़ो, कमल बहुत अच्छा है। हाँ, दारू नहीं, कह दिया कमल अच्छा है। मैंने कहा कि कमल अच्छा होगा तो कहता है कि भाई कमल अच्छा, कमल मोदी का नाम ना लो, जोगी का नाम ना लो। सीधे उसने कहा। मैंने कहा अगर दारू पिला देंगे तो? कहता है दारू पिला दो, कुछ भी कर लो, मोहर हम साइकिल पर ही लगाएंगे। तो ये जो आवाज़ जो है, ये रियल ज़मीन से आवाज़ उठी है। आप और लोगों से मत पूछिए, बड़े बड़े लोगों से मत पूछिए, आप गांव में ऐसे लोगों को पकड़िए जो सूद बूद नहीं है, लेकिन उसके भी दिमाग में है कि हमें साइकिल पर मोहर लगाना है। तो इसी से लगता है मुझे कि अगर यही माहौल सब जगह अगर हुआ, अगर उसको इतनी समझदारी है, तो कोई भी समझदार आदमी बीजेपी को वोट नहीं दे सकती है, कोई भी समझदार आदमी। क्योंकि मोदी से जोगी से सब उब चुका है। जोगी का कुप्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, लोगों का बेरोजगारी ले लीजिए, और जितना पैसा योगी जी अपना प्रचार प्रसार में करते हैं, अब उनको बोर्डिंग होर्डिंग लगाने की जरूरत बम्बई में क्या है, मद्रास में क्या है, दिल्ली में क्या है कि मेरा दाम ईमानदार काम दमादार लिखते हैं उनको, और कहते हैं हमने इतना 4 लाख 5 लाख नौकरी लगा दिया, 4.5 लाख। मैं जिस भी गांव में गया, सभी गांव वालों से पूछा कि भैया तुम्हारे गांव में एक नौकरी लगा है? अभी तक किसी विधानसभा में एक आदमी ने भी नहीं बोला कि हमारे बच्चों को नौकरी लगा है। तो अब नौकरी किसको लगाया है तो जोगी जी जाने। और महंगाई आप जान ही रहे हैं। सबसे खराब बात है इस भारतीय जनता पार्टी में, एक तो कानून तो है ही, लेकिन ये जो हम लोगों को, गरीब लोगों को, वो जो भीख देता है, अनाज देता है, वो गलत करता है, मतलब बेघर बना रहा है। मानसिक लोग तो बड़ा समर्थन कर रहे हैं इसका। वो गलत है। मानसिकता को हमको तकलीफ है, क्योंकि हम उस समाज से हैं। मानसिकता खराब कर रहा है वो हमारे लोगों को काम, अगर उसको देना है तो हमारे लोगों को काम दे, मजदूरी करेगा। वो पूरे अनाज देता है, उस अनाज का कीमत लगा लीजिए, पूरे साल में 600 रुपया देता है। क्या दे रहा है? अगर उसको काम देगा तो खाएगा भी, अपने बच्चों के लिए कपड़ा भी खरीदेगा और बच्चों को पढ़ाएगा भी, और पूरे साल में 600 रुपया दे करके वो हम पर एहसान जमा रहा है, हमारे गरीब बच्चों पर एहसान जमा रहा है, गरीब परिवार एहसान जमा रहा है। तो ये लोगों को समझ नहीं है। तो इसलिए मुझे बहुत तकलीफ है कि हमारे देश की मानसिकता को देखिए। आप अगर किसी से मांगने जाएं, जी मेरी माँ बहनें खड़ी होती है लाइन में लेने के लिए, तो एक खराब महसूस होता है। राशन मिलना अलग बात है, लेकिन फ्री का राशन मिलना गलत बात है। आप काम दीजिए, लोग कमाएगा और खाएगा। आप ऐसे मानसिकता पैदा क्यों कर रहे हैं? पकौड़े तलने का रोजगार दिया तो है, कहा अमित शाह ने भी कहा। वो तो मोदी जी का तो मत बोलिए, कमाल आप जानते ही हैं। वो तो 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे हर साल। वो 2 करोड़ नौकरी क्या देंगे? हर साल उन्होंने 2 करोड़ नौकरी को कम करना शुरू कर दिया। उन्होंने नोटबंदी करके, आपको इमीडिएटली जब नोटबंदी हुआ था तो उसके 6 महीने के अंदर नीति आयोग का आया था
और उसमें आया था कि 6 महीने के अंदर हमारे कम से कम 57 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। और यही नहीं, आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह तो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि ये सोची समझी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है नोटबंदी करना। याद है ना आपको? तो आप इतना बड़ा एक अर्थवैज्ञानिक एक बात कह रहा है तो उसका कुछ माने तो है, और उसका इम्पैक्ट भी पड़ा। आज तक बहुत से लोग उभर नहीं पाए। मोदी जी ने सोचा कि काला धन करके पॉलिटिशियन का पैसा खराब कर दूंगा तो पॉलिटिशियन लोग इलेक्शन नहीं लड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि गांव के बच्चे, गांव की माँ, गांव की बहनें छिपा करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए 20 लाख 2 लाख 2,000 3,000 4,000 रुपये रखती है कि बच्चों का जब शादी होगा तो उसको यूज करेंगे। वो पैसे उन्होंने बदल नहीं पाया, वो चेंज नहीं कर पाए और वो पैसा बर्बाद हो गया। तो ये उन्होंने नहीं सोचा। आपका सीधे तौर पे कहना है मोदी और योगी की जितनी भी नीतियां थी सब फेल। कम्प्लीटली फेल है। देश को निजीकरण कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। उनको हमने तो बहुत बार ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी आप अपने सिस्टम को बदलिए। जेपी नड्डा से भी आपकी कभी बनी नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जेपी नड्डा से बनी नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। जेपी नड्डा से नहीं बनता तो मेरे साथ वो मंत्री पद से भी चलेगा तो भी मैं डीजी लगातार चलता रहा। तो ऐसा नहीं है कि जेपी नड्डा से बनी नहीं। हाँ, कुछ बातों पर हमारा डिस्कशन जरूर होता था, क्योंकि मैं चाहता था कि जो डिजर्विंग है, अगर वो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड है, तो उसकी मतलब उचित मिलना चाहिए। तो ऐसी लड़ाई नहीं हुई। उनको था अपना कुछ फीलिंग था, उनको नहीं बनी हमसे, हमको बनी, उनको नहीं बनी। अच्छा, चलिए अब आखिरी सवाल पूछे, क्योंकि ये सब जानना चाहते हैं। आप विधायक बनने की रेस में हैं, विधानसभा प्रत्याशी हैं सलोन से, तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा इस विधानसभा के लिए? पार्टी का तो अलग मैनिफेस्टो होता है, पार्टी तो अपना निकालती है। एक विधानसभा प्रत्याशी जो होता है, जो मैदान में उतरता है, तो ये सोचता है कि हम क्या क्या इस जनता के लिए करेंगे। हमारे दिमाग में देखिए है कि अपने बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोलूं लड़के लड़कियों के लिए। तो हमारा 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक में 2-2 स्कूल आवासीय खुलेगा, जिसमें वो 1 से लेकर के 12 तक पढ़ाई होगी। और उसको हम सीबीएसई से जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे सीबीएसई से जोड़ने के लिए, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, गरीब के बच्चे पढ़ सकें, मजदूर के बच्चे पढ़ सकें और अफसर बन सकें, अपने पैर पर खड़ा हो सकें। तो यही मेरा पहला ख्वाहिश है। दूसरा है कि यहाँ के स्वास्थ्य सिस्टम को ठीक करूँ, और इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि एक हेल्थ कार्ड बना दूँ सभी नागरिक का। कैसा हेल्थ कार्ड? हेल्थ कार्ड होगा कि उसको हेल्थ कार्ड दिखाने पर, ये डिस्कस करेंगे, हमारे दिमाग में है वो, अभी आपको बता नहीं सकता। हेल्थ कार्ड एक ऐसा होगा कि अगर उसको दिखाएगा, वो अपना अस्पताल में भर्ती हो गया, दिखाएगा, तो उसे अपने पैसे कुछ नहीं खर्च करने, वो सब सरकार को पे करना पड़ेगा। ऐसी योजना तो चल रही है भारत सरकार की। अभी नहीं चल रही है। अभी आपने पढ़ा उनकी वो योजना कि उनका क्राइटेरिया देखेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे। अगर उनका क्राइटेरिया देखेंगे, जो आपका आयुष्मान भारत का, उसी का मैंने बनाया था। एक्चुअली मैंने उसको दूसरे ढंग से बनाया था। उसका नाम था नेशनल हेल्थ प्लानिंग सिस्टम, NHPS। बनाया हुआ मेरा ही है, उसका नाम उन्होंने आयुष्मान भारत कर दिया, NHPS को। तो हमने जो क्राइटेरिया रखा था उसका उल्टा उन्होंने कर दिया, और उसके कारण गरीब को तो नहीं कार्ड बना, लेकिन जो गरीब वहाँ पर किसी आदमी के यहाँ मजदूरी कर रहा है, उस आदमी का कार्ड बना हुआ है। तो उसकी ये ड्रॉबैक है, मतलब उस गरीब का नहीं बन रहा है, उसका बन रहा है। तो आयुष्मान भारत में जो कार्ड बना है, तो हमने सीईओ को कहा कि इसको रिव्यू करो, ये गलत है। हम जाकर सीईओ से मिले जो आयुष्मान भारत का है, कि भाई आप इसको रिव्यू करो, ये गलत है। तो कहा कि डॉक्टर साहब हमारे बस की बात नहीं है। अब बताइए, सीईओ बोलता है कि मेरे बस की बात नहीं है, वो पीएमओ से डायरेक्शन लेगा तब करेगा। तो जब पीएमओ कोई डायरेक्शन लेना है, देखिए सबसे बड़ी बात है जो मैं आपके थ्रू कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार क्यों फेल कर गया। केंद्र सरकार इसलिए फेल कर गया कि उसने सारा पावर को एक जगह कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया इन पीएमओ। वो गलत हुआ। आदमी को फ्री हैंड देना चाहिए। अभी नीट का एग्ज़ाम का हुआ था, आपको याद होगा। नीट का एग्ज़ाम में नीट का रिजल्ट को रोक दिया गया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। तो बड़ा प्रदर्शन भी हुआ बहुत सारा। क्यों?
मैंने सेक्रेटरी से बात किया, मैंने लोगों से बात किया, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमको अगर नीट का एग्ज़ाम करना है तो सरकार कुछ भी कर सकती है, इन बच्चों को एग्ज़ाम लेने दो, इन बच्चों को एडमिशन लेने दो, और उतना सीट जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे, मान ले कि हमें 200 सीट है, 300 सीट है, तो वो एक बैच के लिए 300 सीट तुम एक्स्ट्रा कर दो। तुम गवर्नमेंट में हो, सिस्टम को रूल से चलाओगे तो तुम कुछ गरीबों का किसी को फ़ायदा नहीं कर पाओगे। जब ज़रूरत पड़े तो उस रूल को तोड़ो, रूल को तोड़ो, और तोड़ करके टेम्पोरली तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। तो किसी ने नहीं किया, और उससे क्या हुआ असर कि बच्चे जो है एग्जामिनेशन जो एडमिशन जो अगस्त में होना चाहिए था, वो पता नहीं अभी हुआ है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो हाँ, तो आप सोचिए कि सरकार कितनी नाकामी है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब उसका दिमाग नहीं है। हमें तो आश्चर्य लगता है, ऐसा काम अगर मैं डायरेक्टर जनरल होता तो नहीं होने देता, और अगर मैं डायरेक्टर जनरल उस समय होता तो इस देश में कोरोना भी नहीं आता। आपको बता दूं, इसलिए कि हमारे देश में एक ही बोला आया था। मैंने नड्डा साहब को कहा कि कोई भी फ्लाइट उस देश से हमारे देश में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उनको कह दिया था क्लियर कट कि हमारा स्वास्थ्य सिस्टम खराब है। अगर हमारे यहाँ इबोला फैल गया तो हमारे लाखों लोग मर जाएंगे। एक सवाल नहीं, आप सुन लीजिए, जब आपने सवाल किया है एक डीजीएचएस से, तो आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने हेल्थ सेक्रेटरी उस समय थी प्रीति, मैंने कहा देखो मैडम, ये हवाई जहाज़ बंद करो, पीएमओ को बोलो कि लोगों को लाना बंद करे, और लोगों को अगर ला रहे हैं हवाई जहाज़ से तो उनको होटल में रखे, उसकी टेस्ट करे और तब उसको आने दो बाहर, नहीं तो बाहर नहीं निकले। लेकिन पीएमओ ने नहीं किया, और उससे ज़्यादा और गड़बड़ किया, इन्होंने कर दिया सडन लॉकडाउन। लॉकडाउन करके सारे मजदूरों को अपने घर भेज दिया। कोरोना पूरे देश में फैल गया। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कोरोना फैलाने के लिए सरकार जिम्मेदार है। और जिस दिन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन, उस दिन मैंने नीति आयोग के पॉल को कहा, फ़ोन किया, जॉइंट सेक्रेटरी को फ़ोन किया, सेक्रेटरी को फ़ोन किया, और पीएमओ को ट्वीट किया कि इन मज़दूरों को आप रोकिए, 5,000 रुपया महीना दीजिए, जहाँ पर है वहीं रोकिए, क्योंकि इस मजदूर के बदौलत ही हमारा इकोनॉमिक हाई है। अगर ये चला गया गांव में तो पूरे गांव में, पूरे देश में फैल जाएगा, और हमारी देश की सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और वही हुआ। ये मैं आपको की हालत वही है। मैं बता रहा हूँ ना। मैं तो इवन मैंने तो पीएमओ नहीं लिखा था, मैंने लिखा था @नरेंद्र मोदी। पीएमओ वही है। मैंने लिखा, उनको लिखा, रिक्वेस्ट किया। मैंने पॉल को कहा कि देखो पॉल मेरा फ्रेंड है जो नीति आयोग का मेंबर है। मैंने कहा पॉल, तुम बात कर यार, पीएमओ में बात कर कि क्यों लेबर को भेज रहे हैं बाहर और पैदल, ये तो पूरे जगह जगह फैलाते जाएंगे और बेचारे मर जाएंगे। एक तरफ तो हवाई जहाज़ से ला रहे हैं अच्छे लोगों को, और हमारे मजदूर को कह रहे हैं कि तुम पैदल जाओ। मतलब ये कहाँ की जाती है? ये जाती है ना। अगर आप उसको प्लेन से भेज सकते हैं तो आपके यहाँ तो ट्रेन है, लॉकडाउन करने के पहले आप ट्रेन से भेज दीजिए। तो ये बीजेपी की जो सारी सिस्टम है ना, वो गलत है, आप उसको ठीक करिए। और इसी कारण देखिए, मैं 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी को हराने का मुहिम हम लोगों ने, सब लोगों ने, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ही नहीं, हमारे जितने डॉक्टर हैं, सब लोग ने डिसाइड किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो ना तो कांग्रेस को वोट दो, ना बीएसपी को वोट दो, क्योंकि दोनों पार्टियां अभी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। एक ही पार्टी ऐसा है, समाजवादी पार्टी, जो इसको हरा सकती है, और उसको खड़ा करो। तो हमारे लोगों ने सब जगह ये बात फैलाई, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि समाजवादी पार्टी एक स्तंभ की तरह खड़ा हो गया है, जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी कितना भी धक्का लगा ले, वो खुद गिर जाएगा और स्तंभ हिलेगा भी नहीं। अच्छा, लेकिन कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि समझदार पढ़े लिखे लोग जो हैं, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं एलीट क्लास का वोटर तो हमारा है। एलीट में अब मुझे कास्ट पर मत दौड़ाइए, एलीट में कौन सा कास्ट है और कौन सा कास्ट नहीं, क्योंकि मैं जाति बात पर बात नहीं करना चाहता। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर से पढ़ा लिखा ज़्यादा कोई नहीं होता, ये जान लीजिए आप। इसलिए नहीं होता है कि हम लोग अगर ये बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है तो मैं रोक करके दवा लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन आप किसी आईएएस अफसर के दोस्त हैं और उसको कहिए यार एक फाइल पड़ा हुआ है टेबल पर, वो आपको चाय पिला देगा, गप मार लेगा, लेकिन आपके सामने वो फाइल पर दस्तखत नहीं करेगा। मानते हैं कि नहीं बात को? हैं? तो ये है देश का सिस्टम। चलिए अब चुनावी बात कर लेते हैं। कितने गांव घूम लिए अभी तक आपने? बहुत सारा, मुझे याद नहीं है। हमको लगता है कि
70% गाँव घूम लिए होंगे। 1100 गाँव है, उसमें करीब करीब 70% घूम लिए। लोग ये कहते हैं क्योंकि प्रत्याशी को लेकर बड़ी सरगर्मी रही और सलवन सबसे ज़्यादा चर्चा में था, दो प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया था और कुछ लोग कह रहे थे जगदीश प्रसाद जी तो भैया यहाँ कोई जानता नहीं उन्हें, लेकिन आपको तो बहुत लोग जानते हैं, मतलब आप फेमस हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कोई नहीं जान रहा था। हाँ, यहाँ के लोग नहीं जानते थे और मैं तो ऐसे ही घूम रहा था और मुझे भी नहीं मालूम था कि रोहनिया से मेरा संबंध है। वो तो मैं घूम रहा था तो लोग पूछे, भाई लोग पूछे कि कहाँ घूम रहे हो भाई। हम कहे हम घूम रहे हैं यूपी में। आज हम एक आए हैं रायबरेली में सलोन। उन्होंने कहा वहाँ पर कोई रोहनिया जगह है क्या? हम कि हाँ है। तो दादा उदा बोला करते थे कि हमारे कोई रिश्तेदार वहाँ रहते थे। लेकिन सभी स्तब्ध हो गए थे कि ये नाम कहाँ से आ गया। और बहुत सारे मेरे भी दिल्ली से मेरे पास फ़ोन आया कि भैया आपके यहाँ तो कोई पद्मश्री उतर रहे हैं, बड़ी हॉट सीट होगी वो, तो पद्मश्री आ रहे, बताइए। तो ये जो है, लेकिन सलोन की जनता ये थी कि ये कौन है। ये संजोग की बात है। देखिए, मैं तो इलेक्शन लड़ने नहीं आया था। तो ये कहा जाए कि ये सलोन की जनता का सौभाग्य है कि पद्मश्री प्राप्त और बड़े बड़े अस्पतालों में, एम्स जैसे अस्पताल जहां लोग अपनी उम्मीद लेकर जाते हैं कि यहाँ हमें इलाज मिलेगा, उसमें काम करने वाला डॉक्टर आज जनता के बीच है, तो ये सलोन की जनता का सौभाग्य समझा जाए। नहीं, मेरा सौभाग्य समझा जाए। इसीलिए कि मेरा सौभाग्य इसलिए समझा जाए कि मैं बहुत दिन से रिटायर होने के बाद मैं ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जहाँ से मैं गरीबी से आया हूँ उन गरीबों लोग के लिए मैं क्या कर पाऊँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि कि बार आप गरीबी का ऑपरेशन कर देंगे, मतलब गरीबी गायब कर देंगे करीब करीब बिल्कुल ख़त्म। अगर विधायक बन गए तो। विधायक बन गए तो ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा इस विधानसभा से, ताकि लोग देख सके कि दूसरे विधानसभा में भी गरीबी दूर हो सकता है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जगदीश प्रसाद जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और बड़ा नाम है। और सलोन में जैसे इनकी बात हुई कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जो है जगदीश प्रसाद है, तो कई लोग नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरह से गांव का दौरा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 70% गाँवों में हम घूम चुके हैं और इससे गाँव की जनता भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। हमारे सामने बहुत लोग हैं जो खड़े हुए हैं, जो समर्थन कर रहे हैं जगदीश प्रसाद का। क्या होगा क्या नहीं होगा, 27 तारीख को वोटिंग है, उसके बाद 10 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे। जो कुछ भी होगा वो जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक सौभाग्य है सलोन की जनता का, एक बड़ा डॉक्टर उनके बीच में है।